नमस्कार दोस्तों, यूपी पेट के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो में जो आपका पेट का एग्जाम पिछले वर्षों हो चुका है उनसे भी प्रश्न लिए गए हैं और उन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और अगर लगातार आप इस वीडियो को देखते हैं, इस श्रृंखला को देखते हैं, तो इस क्लास में आपको सारी प्रश्न याद हो जाएंगे और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पेट में ये पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय। तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय जो पृथ्वी का है क्या है, वो कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या है? कैस्पियन सागर। इसे आप लोग ध्यान दें। और विश्व में कुछ बड़े चीजों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि पामीर का जो पठार है सबसे बड़ा पठार है। पामीर या फिर तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप लोग क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ये ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्या है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, तो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछ ले तो क्या है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे और इन प्रश्नों को हम लोग साथ में रिवीजन भी करेंगे। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार है विश्व का सबसे बड़ा पठार। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। और फिर सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो कौन सा महासागर सबसे बड़ा है विश्व का? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अगर आप अगला प्रश्न है कि डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा, तो ये देखिए, तो ये डलहौजी का जो विलय नीति है ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट का ये पूछा गया प्रश्न है जो विलय नीति है और इसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला शिकार जो था वो सतारा था। यूपी जो विलय नीति का सबसे पहला शिकार है सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसे डलहौजी ने कब मतलब जोड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य में 1948 में। ठीक। और इस विलय नीति को मतलब जो डलहौजी का विलय नीति है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यापकगत सिद्धांत के भी नाम से पूछता है कि व्यापकगत सिद्धांत किसने शुरू किया था। और फिर इसे राज्य हड़प नीति भी कहता है। राज्य हड़प नीति के नाम से भी पूछता है कि हड़प नीति, राज्य हड़प नीति ये किसकी पहल थी, तो लॉर्ड डलहौजी की पहल थी। इसका अन्य नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर डलहौजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेल किसने शुरू की, भारत में रेल सुविधा किसने शुरू की, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। भारत में रेल शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में शुरू किया था। कब? 1853 में। और ये प्रश्न भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ठीक कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि इनाम आयोग की स्थापना किसने करा, इनाम आयोग की स्थापना किसने करा, तो डलहौजी ने किया था। इनाम आयोग की स्थापना किसने? डलहौजी ने। अगर आपसे पूछे कि भारत में डाक टिकट किसने जारी किया, डाक टिकट जारी करने वाला कौन था,
तो डाक टिकट भारत में जारी करने वाला भी कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। डाक टिकट जारी करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट जो आपके डलहौजी से याद रखना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और साथ में हम लोग इसका रिवीजन भी करते हैं। तो देख लीजिए फिर से, अगर आपसे पूछे कि डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था, तो सतारा था। डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार क्या था? सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 1848 में इसे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति। और भारत में रेल किसने चलवाई थी? तो भारत में रेल चलाने की जो प्रथा है वो अंग्रेजों ने शुरू किया, और उसमें कौन सा? डलहौजी ने 1853 में भारत में पहली बार रेल चलवाई थी। और इनाम आयोग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम आयोग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डाक टिकट जारी किसने किया था? तो डलहौजी ने डाक टिकट भी जारी किया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? और फुल फॉर्म भी यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है जीएमटी का फुल फॉर्म, ठीक। और ये यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीएससी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुका है उसमें पूछा गया, और अब की वाले में यूपीपीएससी में शायद आईएसटी पूछ ले। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएसटी का फुल फॉर्म है इंडियन मीन टाइम। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम है किसका? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फेमा का, और जो कि ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या है। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड। ये सभी फुल फॉर्म जो बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने लिया है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछे कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अदर बैकवर्ड क्लास है ये ओबीसी का फुल फॉर्म। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए जीएमटी का फुल फॉर्म पूछे तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है। ओबीसी का जो फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास है, ये ओबीसी का फुल फॉर्म। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिए अगर वो लोग भी पेट की तैयारी कर रहे हैं। और फिर अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे ही, और वहां से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा पीडीएफ का। तो देखिए, स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वस्थ आंख हमारी न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और आंखों से बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष पूछा जाता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष नहीं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे मायोपिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। और बात करते हैं इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, इसमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सी लेंस का यूज किया जाता है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दूर दृष्टि में कौन सा लेंस का, निकट दृष्टि दोष में कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट वाले में करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। कौन से लेंस का प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक। और दूसरे जो डिसीज है उसको कहते हैं क्या? दूर दृष्टि दोष। इसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और इसको क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है?
इसमें निकट की चीजें जो है नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीजें नहीं दिखती हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस का, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सी लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पे, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की आंख में प्रकाश नियंत्रण का काम कौन सा भाग करता है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश नियंत्रण का काम करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आइरिस करता है प्रकाश का नियंत्रण। तो स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और इस मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं अच्छी से दिखाई देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें निकट की चीजें अच्छी से नहीं दिखाई देती हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सागौन के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीईटी में पूछा गया प्रश्न है कि सागौन के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन भी कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सागौन के वन और कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पे कहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पे सागौन के वन पाए जाते हैं। कौन से वन, सागौन के वन पश्चिमी। अगर आपसे पूछे कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, चंदन के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, चंदन के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पे, कर्नाटक में पाए जाते हैं। और वहीं आपसे पूछे अगर कि मैग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मैग्रोव नामक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, जो सुंदरवन का डेल्टा है उस क्षेत्र में पाया जाता है मैग्रोव वन। और पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहते हैं, तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। किस वर्ष को, अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सागौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भी सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, भारत का मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये सागौन वाला प्रश्न भी यूपी पेट में। और पश्चिमी घाट पे पूछे कौन सा वन पाए जाते हैं, तो सागौन वन पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। चंदन के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भारत का सर्वाधिक चंदन उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक, यहाँ पे पाए जाते हैं। मैग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और सुंदरवन के डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेजन वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह का रास्ता है, तो जोजिला दर्रे से होकर आप श्रीनगर से ले जा सकते हैं। जोजिला दर्रा से होके आप श्रीनगर से ले जा सकते हैं। और जोजिला दर्रा ये कहाँ पे है, ये लद्दाख राज्य में। किस राज्य में है, तो यूनियन टेरिटरी हालांकि है, तो लद्दाख में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ दर्रे के नाम जो यूपी पेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि माना दर्रा कहाँ किस राज्य में है, नीति दर्रा किस राज्य में, या फिर आपसे पूछे कि लिपू लेख दर्रा किस राज्य में, लिपू लेख दर्रा किस राज्य में है। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न, यूपी पीईटी में पूछा गया प्रश्न। तो ये दर्रे कहाँ पे हैं, ये आपके उत्तराखंड के दर्रे, कहाँ पे, उत्तराखंड के दर्रे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, रोहतांग दर्रे पाए जाते हैं। नाथुला दर्रा आपसे पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है, या फिर जयलेपला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, ये सिक्किम के दर्रे हैं। कहाँ के, सिक्किम के दर्रे हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दीफू दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं, दीफू दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, या फिर आपसे पूछे कि बोमडीला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, बोमडीला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद नाथुला दर्रे से भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इस वजह से ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि किस दर्रे से होके श्रीनगर से ले जाया जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ये वाला। और जोजिला से
जोजिला दर्रा से लद्दाख जोजिला दर्रा से होके जाया जाता है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। नाथुला, जयलेपला ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और दीपू बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, ये कहाँ पूछा गया प्रश्न है? यूपी पेट में। और इसका जवाब दिया गया था श्री मोकेंट अहलवालिया। ये थे आपके श्री मोटेक, क्या नाम था इनका? श्री मोटेक अहलुवालिया। अहलुवालिया, ठीक। ये थे आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये भी हो सकता है इस बार पूछ ले, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे गुलजारी लाल नंदा थे, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। गुलजारी लाल नंदा थे आपके योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे पहले उपाध्यक्ष, अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, तो योजना आयोग के जो बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वजह से इन्हें क्या बना दिया गया था? पहला अध्यक्ष, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के बारे में अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1950 में इसकी स्थापना हुई। और ये एक गैर संवैधानिक संस्थान है। कैसा? ये गैर संवैधानिक संस्थान है या फिर संवैधानिक संस्थान है, ये भी पूछा जाता है। तो ये इस वजह से आप लोग याद रखेंगे, ये गैर संवैधानिक संस्थान है। कौन सा संस्थान है? गैर संवैधानिक संस्थान है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोकेंट अहलुवालिया थे, श्री मोकेंट सिंह अहलुवालिया थे, और ये यूपी पेट में पूछा गया था। और अंतिम उपाध्यक्ष अगर पूछ सकता है यूपी पेट में, तो हम लोग तैयार रखेंगे। हो सकता है पहले उपाध्यक्ष भी पूछ ले। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। जिस समय का योजना आयोग है उस समय जो भी आपके प्रधानमंत्री रहेंगे वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग की स्थापना की बात करें 1950 में हुई थी, और ये एक गैर संवैधानिक संस्थान है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो चीन है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश। अगर आपसे पूछे कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर निर्यातक कौन सा है, तो असम है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम है। अगर आपसे पूछे कि चाय के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है, चाय के लिए उपयोगी मिट्टी आपसे पूछ ले कि कौन सी होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि लैटेराइट मिट्टी होती है। लैटेराइट मिट्टी होती है कि चाय के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। और आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीआई टैग किस चीज को दिया गया? सर्वप्रथम जीआई टैग, तो इससे बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर्वप्रथम जीआई टैग अगर आपसे पूछे कि किस चीज को दिया गया, तो ये एक चाय थी। कौन सी चाय थी? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और 2004 में दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं कांगड़ा चाय का जीआई टैग किसे दिया गया, किस राज्य को दिया गया? कांगड़ा चाय का जो जीआई टैग है वो किस राज्य को मिला है? वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेट की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि कैफीन किस चीजों में पाया जाता है? कैफीन तो ये चाय में भी पाया जाता है और फिर आपके कॉफी में, चाय और कॉफी में दोनों में कैफीन पाई जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है और भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक असम है। यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। चाय के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? तो चाय के लिए उपयोगी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। और सर्वप्रथम जीआई टैग किसे मिला भारत में? तो सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला और वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। और कांगड़ा चाय कहाँ पे है? तो जीआई टैग मिला कांगड़ा चाय का हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश को। और कैफीन किस चीज में पाया जाता है? चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देखिए सबसे बड़ा नियोक्ता जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता। और कुछ क्षेत्रों के बारे में, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा। और क्षेत्र से यूपी पेट के हर जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, यूपी पेट के हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फिर आपके देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फिर आपके साथ में देखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तृतीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? जो भी कृषि से या फिर मतलब स्टार्टिंग फेज से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र की चीजें। जैसे आपसे हो गया खनन, खनन से जो भी चीजें मिलेंगी उसे प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग रखेंगे। वन हो गया, वन से जो भी उत्पादन होता है वो उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। पशुपालन, पशुपालन से जो भी चीजें मिलेंगी वो हमें किस में रखेंगे? वो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। कृषि, ये कृषि से जो भी अनाज, गेहूं, धान, चावल वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और द्वितीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? इसे निर्माण क्षेत्र कहा जाता है। इसे निर्माण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? जो भी प्राथमिक चीजें से मिली वस्तुएं हैं उसका प्रोडक्शन करके, उसका मतलब विनिर्माण करके कुछ चीजें बनाई जाती है। जैसे हस्तशिल्प से जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा। हस्तशिल्प से जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में रखा है। और उद्योगों में, उद्योग फैक्ट्री जो भी है आपका, ये सभी जो भी उत्पादन बनाते हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक। और बात करते हैं कि तृतीय क्षेत्र में कौन सी चीजें आती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया सेवा क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, जैसे आपका हो गया परिवहन, परिवहन टेम्पू आपको या फिर ऑटो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है, वो आप उसे पैसा देते हैं, वो आपको सेवा देता है। जैसे संचार हो गया तो ये भी आपका एक तरह से सेवा हो गया। बैंक हो गया, ये भी एक तरह से सेवा है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन भी करते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे इसे क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कृषि से मिलने वाली या फिर खनन से मिलने वाली या फिर पशुपालन से मिलने वाली, वन से मिलने वाली जो भी चीजें आएंगी वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। द्वितीय क्षेत्र इसे क्या कहा जाता है? इसे निर्माण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं उसे किस क्षेत्र में रखते हैं? उसे अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में रखते हैं। जैसे हस्तशिल्प से जो भी चीजें बनाते हैं, उद्योग से जो भी चीजें बनाते हैं, फैक्ट्रियों में जो भी चीजें बनाते हैं, उसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात करें, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल है। आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था। कैसे प्रभाव के लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल कब दिया गया था? 1921 में। और अगर आइंस्टीन के बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें दी ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया। क्या है? प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे आपके आइंस्टीन ने। ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। वहीं आपसे पूछे कि द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था? तो द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत भी कौन दिया था? आइंस्टीन ने। जो क्या होता है? E बराबर mc²। ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल दिया गया। और प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने किया। द्रव्य ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया? तो E बराबर mc², ये आइंस्टीन ने दिया। तो ये आइंस्टीन के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए
आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो पंजाब को चुना गया था शुरुआत के लिए हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के शुरुआत के लिए किस राज्य को चुना गया था? पंजाब को चुना गया था। और सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ी थी हरित क्रांति में? सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ी थी? तो सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति को गेहूं पे पड़ी थी, फिर धान पे पड़ी थी, उसके बाद किस चीज पे पड़ी थी? उसके बाद गन्ना पे पड़ी थी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे कि हरित क्रांति का अगर जनक के बारे में पूछिए, हरित क्रांति का जनक, तो यहाँ पे हरित क्रांति भी आप लोग लिखेंगे। हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे, तो अगर आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और इसके लिए क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, इनके लिए इन्हें 2 नोबेल भी मिला था। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो भारत में जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। क्या है? एमएस स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति शुरू कब हुई थी, तो हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुई थी। कब? 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि इस समय कौन सी 5 ईयर प्लान चल रही थी, तो तीसरी 5 ईयर प्लान चल रही थी। कौन सी? तीसरी 5 ईयर प्लान के दौरान इसे शुरू किया था। तो देख लेते हैं किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो पंजाब राज्य को चुना गया था हरित क्रांति के शुरुआत के लिए। सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का गेहूं के फसल पे पड़ा, फिर धान के फसल पे पड़ा, उसके बाद गन्ना के फसल पे पड़ा। हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें, विश्व में जनक है हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग। कौन है विश्व में हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग हैं, और इसे इनके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। अगर भारत में जनक की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में, इस समय भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगर आपसे पूछे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया, तो ये पानीपत का जो तीसरा वाला युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें पराजित किए थे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। और पानीपत का अगर आपसे पूछे कि दूसरा वाला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आपको लड़ा गया था बैरम खान। पानीपत का युद्ध बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। बैरम खान वर्सेस हेमू। और इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें बैरम खान की जीत हुई थी। कौन? बैरम खान की जीत हुई थी। और पानीपत का जो तीसरा वाला युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था, ये 1756 में लड़ा गया था। कब? ये 1556 में, सॉरी। पानीपत का जो दूसरा वाला था ये 1556 में लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और इसमें मराठा और फिर अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मराठों वर्सेस कौन? अहमद शाह अब्दाली था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी हुआ था। ठीक, पहले वाले में बाबर जीते थे, और ये 1526 में हुआ था पानीपत का पहला वाला युद्ध 1526 में। और पानीपत का जो दूसरा वाला युद्ध था वो 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। और बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में, और इसमें बैरम खान जीते थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में लड़ा था मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 1969 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसमें इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी भारत में? इंदिरा गांधी के समय में। ये भी पूछा जाता है कि जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो भारत में प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जाकर के 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? कब हुआ 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो ये हुआ था 1980 में। और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? इस समय भी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ बैंकों के बारे में, जैसे आप आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था,
एसबीआई बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। तो इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि 1969 में कितनी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ही करवाई थी, प्रधानमंत्री क्या इंदिरा गांधी ही करवाई थी। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ ले कि कब हुआ था? पुनः इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1980 में 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले 14 हुए, फिर 6 हुए। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आरबीआई की जो स्थापना की बात है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला जो बाग था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में क्या हुआ था? इसके विरोध में क्या किए थे? ये अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमृतसर पाकिस्तान, अमृतसर पंजाब में ये घटना हुआ था। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो गोली चलाने का जो आदेश है वो जनरल डायर ने दिया था। ये पूछा जाता है कौन दिया था? जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। और इस समय भारत में वायसराय भी पूछा जाता है कि 1919 में ये घटना हुई थी, और उस समय भारत में वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत में वायसराय। और इस जलियांवाले बाग के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? हंटर आयोग। कौन? हंटर आयोग। ठीक, ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि कौन लौटाए थे? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। और कहाँ पे हुई थी ये घटना? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब की ये घटना है। इसमें गोली चलाने का जो आदेश है जनरल डायर ने दिया था, और इस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। जांच के लिए इसके हंटर आयोग का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट का ये पूछा गया प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो नई आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है एलपीजी मॉडल। और एलपीजी मॉडल शुरू कब हुआ था? नई आर्थिक नीति शुरू कब हुआ था? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू हुआ था। और एलपीजी मॉडल के लिए 3 आयाम बताए गए। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? आयाम इसके 3 है। उदारीकरण, इसके आयाम 3 है। उदारीकरण, और फिर राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, और फिर क्या? उदारीकरण, निजीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, और फिर वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? वैश्वीकरण। और यहां से प्रश्न पूछा गया हर एग्जाम में, हर पेट के सेट में यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसका वैश्वीकरण, ठीक, ये इसके 3 आयाम थे। आयाम कितने थे? 3 आयाम थे एलपीजी मॉडल के। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, और फिर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और फिर वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। और इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और एलपीजी मॉडल के तहत किस समस्या पे ध्यान दिया गया? सर्वाधिक किस समस्या पर ध्यान दिया गया? तो ये चीजें भी एग्जाम में पूछी गई हैं, और ये पेट के एग्जाम में भी पूछी गई है। तो ये इसमें विदेशी मुद्रा के भंडार में ध्यान दिया गया। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में ध्यान दिया गया। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और
नई आर्थिक नीति का विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या माना जाता है? एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल जो है वो नई आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। एलपीजी मॉडल में 3 आयाम है, उदारीकरण, निजीकरण और फिर वैश्वीकरण। एल फॉर लिबरलाइजेशन जिसका मतलब होता है उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब होता है निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1991 में जो नई आर्थिक नीति है वो आई थी 1991 में, और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और किस समस्या पे सर्वाधिक ध्यान दिया गया? तो विदेशी मुद्रा भंडार पे सर्वाधिक ध्यान दिया गया। और ये प्रश्न यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट के एग्जाम में आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर है उसको उठा के देखिए तो आपको मिलेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। ठीक, और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लेमिनथेयर ने किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड की आयु कितनी वर्ष है? तो ब्रह्मांड की आयु जो है वो 13.77 बिलियन वर्ष है। क्या है? 13.77 बिलियन वर्ष है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? तो बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड सिद्धांत का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? लेमिनथेयर ने इसका प्रतिपादन किया। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य, और ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर आपसे पूछे कि किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, तो इसे भाग 4 के क में रखा गया। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, तो इसे अनुच्छेद 51, केवल एक ही अनुच्छेद है 51 क में। अगर आपसे पूछे कि ये लिया कहाँ से गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया। और इसके लिए मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुई थी। इसे ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ी गई थी? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सी समिति सिफारिश की थी। तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। अगर आपसे पूछे कि इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, तो 51 के क में। लिया कहाँ से गया? सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ से। और इसे किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। और इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। ये क्यों? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। क्योंकि ये ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, इस वजह से इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ये जो इल्तुतमिश है, ये किस वंश से शासक था? ये शासक किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, इसे मामलूक वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? मामलूक वंश भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो कभी आप लोग को काम पड़ सकता है। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए? शुद्ध अरबी सिक्कों को किसने जारी किया? तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के
और अगर आपसे पूछे कि इकता प्रथा शुरू किसने किया, इकता प्रथा शुरू किसने किया, इकता प्रथा शुरू किसने करा, तो इल्तुतमिश ने इकता प्रथा शुरू किया। तो देख लेते हैं गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ये शासक किस वंश का था, तो ये गुलाम वंश का शासक था, और ये मामलुक वंश का, गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है या फिर दास वंश भी कहा जाता है। और शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए, इल्तुतमिश ने। इकता प्रथा शुरू किसने की, तो इकता प्रथा जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण है। ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पेट में पूछा गया है, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपनी कोई भी संस्था खोल सकते हैं, शिक्षा संस्था खोल सकते हैं, ये अनुच्छेद नंबर किस में है, ये अनुच्छेद नंबर आपकी 39 क में है, सॉरी 30 में है। और अगर आपसे पूछे कि कुछ अनुच्छेद के बारे में, अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद को कहते हैं, संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचार। इसे संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। अगर आपसे पूछे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, शिक्षा का अधिकार, जो कि ये सवाल पेट में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से, तो अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। तो देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अपनी संस्था, अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, ये बात अनुच्छेद 30 में कहा गया। अगर आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, तो अनुच्छेद 29 में। अगर आपसे पूछे कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकता है, अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सी है, अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछे शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 के में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, फिर मूल अधिकार भी है, आर्टिकल नंबर 21 के क में है। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वायु की गति का माप किससे कहते हैं, तो वायु की गति का माप जो है एनीमोमीटर से कर सकते हैं। किस मीटर से, एनीमोमीटर से कर सकते हैं। वायु की गति का माप एनीमोमीटर से। अगर आपसे पूछे कि वायु की दिशा का माप किससे करते हैं, वायु की दिशा का माप किससे करते हैं, तो ये विंडवेन मीटर से करते हैं। कौन से मीटर से, विंडवेन मीटर से वायु की दिशा का माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु दाब की माप किससे करते हैं, वायु दाब की माप किससे करते हैं, तो बैरोमीटर से करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं वायु दाब का माप। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता है यहाँ पे प्रश्न साइंस में पूछा जा सकता है, तो इस वजह से ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व मापना है, जल का आपेक्षिक घनत्व का मापन किस में करते हैं, तो ये करते हैं आपके हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। अगर वहीं आपसे पूछे कि जल का आर्द्रता केवल मापता है, आर्द्रता घनत्व पूछेगा तो आपेक्षिक मीटर, अगर आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किस मीटर से, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में आप लोग अंतर समझ लीजिए। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे वायु की गति की दिशा, वायु की गति माप किस में करते हैं, तो एनीमोमीटर से। अगर वहीं पूछे कि वायु की दिशा अगर मापना हो तो विंड वेन मीटर से वायु की दिशा का मापन करते हैं। और वायु दाब मापना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु दाब किसमें, बैरोमीटर में करते हैं। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का प्रयोग करते हैं, आइडियोमीटर का। और जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं।
आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? तो इसके लिए इसके तहत जोड़ा गया था समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया, समान न्याय और फिर निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपसे पूछे कि स्त्री एवं पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए कैसा वेतन? समान वेतन। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 39 में है। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है। अगर आपसे पूछे कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न, हम तो भूल जा रहे हैं, यूपी पेट में पूछा गया है। और पंचायतों का जो गठन है, पंचायतों का जो गठन है ये किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। अगर वहीं आपसे पूछे कि कृषि और पशुपालन, यहाँ से प्रश्न डीपीएसपी से जरूर एक पूछा जाएगा, कृषि एंड पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो कृषि जो और पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 में। किसमें? अनुच्छेद 48 में है। और वहीं आपसे पूछे कि पर्यावरण वन्य जीव ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48 क्या में है? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा डीपीएसपी में जोड़ा गया? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया आपके 39 के क में, और इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 बताता है। और पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद नंबर 40 बताता है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48 बताता है। बात करते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पुराना नाम क्या हो चुका है? इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इस पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और इस पार्क का जो है वर्तमान नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम क्या हो गया है? इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी जाती है। ठीक। और इस जो पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और कुछ चीजों के बारे में अगर आपसे पूछे कि माना दर्रा कहाँ पे स्थित है, नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है, लिपुलेख दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। वहीं आपसे पूछे कि देवताल झील कहाँ पे स्थित है, देवताल झील कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम। वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान समय में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। बात करते हैं इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, माना, नीति और फिर लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। देवताल झील भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य क्या है? और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 245, इसके तहत संसद क्या करता है? कानून निर्माण करता है। क्या करता है? कानून निर्माण करता है। इसका ये काम है क्या? कानून निर्माण करना। और ये अनुच्छेद नंबर 245 के तहत ही करता है। और संसद के बारे में देख लेते हैं। संसद ये किस आर्टिकल में? ये खुद 79 आर्टिकल में। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा संसद का अंग होता है लोकसभा, अनुच्छेद नंबर ये 81 में है। उसके बाद होता है कौन सा, राज्यसभा, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में है। और फिर राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद नंबर किस में है, 52 है। ये संसद के कुछ अंग होते हैं, ठीक, ये संसद के अंग होते हैं। अगर आपसे पूछिए वहीं संसद के बारे में, अगर आपसे पूछे कि संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि कितनी होती है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप जो 6 माह का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपसे पूछे कि सत्र बुलाने का काम या फिर सत्रावसान, यानी कि सत्रावसान का मतलब क्या, सत्र समाप्त करने का काम, ये कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। सत्र को बुलाते भी हैं, सत्र को समाप्त भी करते हैं, सत्रावसान भी करते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य क्या है, कानून निर्माण। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद कानून निर्माण करता है। संसद किस अनुच्छेद में, 79 में। लोकसभा किस अनुच्छेद में, 81 में। राज्यसभा 80 में और राष्ट्रपति 52 में। संसद के कितने अंग होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। और बात करते हैं 2 सदनों के बीच जो अवधि होती है वो 6 माह का गैप हो सकता है अधिकतम। कानून निर्माण की बात करें तो अनुच्छेद 245 के तहत कानून निर्माण करता है। सत्र को बुलाना और सत्र को सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति का काम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फलों के मीठे होने का कारण क्या होता है। फलों में फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है, इस वजह से फल मीठे होते हैं। और फ्रैक्टोज को इसे क्या कहा जाता है, तो फ्रैक्टोज को इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है। और वहीं बात करें फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फलों का अध्ययन, वो पोमोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध। इतनी चीजें आप लोग वहीं पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फल पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। फल पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं फल पकाने के लिए। ये सारी चीजें आप लोग फल से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, फल मीठे होने का कारण इसमें फ्रैक्टोज होता है। और फ्रैक्टोज को क्या कहा जाता है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल शर्करा। खट्टे फल में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होते हैं खट्टे फल में। और बात करते हैं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। और सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किस चीज के है, फल से, उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध। फल के पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो जो सरकारिया आयोग है वो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले इसे आप लोग नोट करेंगे। सरकारिया जो आयोग है इसका जो गठन होता है केंद्र और राज्य के संबंध के, केंद्र और बीच राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बनाने के लिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक। और सरकारिया आयोग की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1983 में सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था। और अंतरराज्यीय परिषद की बात करें, अंतरराज्य परिषद के बारे में, तो अंतरराज्य परिषद के बारे में इसमें कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो इसके स्थापना के लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो यही सरकारिया जो आयोग है इसी ने सिफारिश किया था। सरकारिया आयोग के जो सिफारिश पे अंतरराज्यीय परिषद का जो निर्माण हुआ था ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया अंतरराज्यीय परिषद, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर इसे 263 में रखा गया। किस अनुच्छेद में, 263 में। और वहीं योजना आयोग के बारे में बात करें, योजना आयोग के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, इसका नाम बदल के नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग के बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच में से संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का कार्य है।
और अंतर्राज्य परिषद की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पे हुई थी। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद? अनुच्छेद नंबर 263 में रखा गया। योजना आयोग के बारे में इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम। 1350 से लेके कितना होता है? ये होता है 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम तक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक, मतलब 1.5 किलो के आसपास 1450 ग्राम। तो अब बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क है। कौन सा? प्रमस्तिष्क है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, प्रमस्तिष्क। इसे क्या कहते हैं? इसे सेरिब्रम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे सेरिब्रम कहते हैं। और ये क्या होता है? ये बुद्धि का केंद्र होता है। ये बुद्धि का, मानव में बुद्धि का ये केंद्र होता है। बुद्धि में के केंद्र कौन सा होता है बुद्धि का? तो सेरिब्रम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन का नियंत्रण करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मस्तिष्क जो श्वसन का नियंत्रण करता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये श्वसन का नियंत्रण काम करने का कार्य करता है। ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो ईसीजी जो टेस्ट है ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। वहीं आपसे पूछे कि अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो ये भी आपके संबंध किससे? मस्तिष्क से अल्जाइमर रोग का संबंध है। तो इतनी चीजें आप लोग वहीं से ध्यान रखेंगे। एक स्वस्थ मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। और बात करते हैं मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, अंग्रेजी में इसे सेरिब्रम कहते हैं। और बुद्धि का जो केंद्र होता है वो प्रमस्तिष्क ही होता है। श्वसन का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है श्वसन का नियंत्रण। ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है? मस्तिष्क के। अगर आपसे पूछे कि ईसीजी का टेस्ट का संबंध किससे? ईसीजी नहीं होता है भाई, ईईजी होता है। ईईजी टेस्ट का संबंध किससे है? मस्तिष्क के। ईसीजी टेस्ट पूछे तो हार्ट से हो जाएगा, हार्ट से, हृदय से। अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष से किसकी मापक है? प्रकाश वर्ष किसकी एक मापक है? तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट का ये पूछा गया प्रश्न है। और प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का मापन है। किसका? तारकीय दूरी का मापन है ये। या फिर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई चाल को क्या, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई चाल को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष, कई बच्चे तो वर्ष देख के ये समय का मात्रक लगा देते हैं, लेकिन ये दूरी का मात्रक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और वहीं आपसे पूछे कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है,
ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो तार की दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष। किसका, तार की दूरी में। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, वो दूरी का से जो सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक है, इससे बड़ा मात्रक नहीं होता। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो कि क्या करता है, ये लो वोल्टेज को नहीं, उच्च वोल्टेज को क्या करता है, लो करता है। जैसे ये जो मोबाइल चार्जर है वो एसी करंट में होता है, इसको कम करके ये क्या करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक, एसी जो है उच्च वोल्टेज है और डीसी निम्न वोल्टेज है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर, ये तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। और एक अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर हो गया। ये ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आप लोग बताएंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो हमेशा किस परिपथ में करते हैं, वो हमेशा एसी परिपथ में ही करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी परिपथ में ही काम करेगा। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मोबाइल चार्जर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर के प्रकार 2 तरह के, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं जो निम्न वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं जो क्या करते हैं, जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। और उपयोग क्या होता है, हमेशा एसी परिपथ में लगाते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है, तो सभी अम्लों में जो समान तत्व है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, सभी अम्लों में समान होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि दूध जो है वो, दूध या दही, ये खट्टा क्यों होता है, दूध या दही ये खट्टा क्यों होते हैं, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है। और वहीं आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, कौन सी विटामिन नहीं होती, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन सी दूध में क्या होती है, नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि नींबू में कौन सी एसिड होती है, नींबू में तो साइट्रिक एसिड होती है नींबू में। और ये यूपी पेट में नींबू, सॉरी, यहाँ पे यूपी पेट में प्रश्न पूछा गया है, अम्ल से लेके प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वजह से इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साइट्रिक अम्ल होता है किसमें, नींबू में। और बात करते हैं मधुमक्खियों में। और नींबू में अगर विटामिन, खट्टे फल में विटामिन अगर आपसे पूछे तो आप सीधे लगाएंगे विटामिन सी खट्टे फल में। मधुमक्खी में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें इसमें फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। वहीं आपसे पूछे कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। कौन सा, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं सभी अम्लों में समानता, तो हाइड्रोजन होता है। अम्ल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करते हैं दूध और दही में कौन सा खट्टा क्यों होता है,
तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती? तो विटामिन सी नहीं होते। नींबू क्यों खट्टे होते हैं? तो इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। इसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है। मधुमक्खी में कौन सी विटामिन होती है? फार्मिक अम्ल होता है। और बात करते हैं सिरके में कौन सी विटामिन होती है? इसमें एसिटिक अम्ल होता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। और ये भी किस में पूछा गया है? यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। और बात करते हैं गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयोगी होती है? गेहूं की खेती के लिए आपसे पूछ ले कि किस तरह की जलवायु उपयोगी होती है, तो गेहूं की खेती के लिए जो है वो समशीतोष्ण जलवायु मतलब अच्छी मानी जाती है। समशीतोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयोगी मानी जाती है? चाय की खेती के लिए, तो इसके लिए भी मानी जाती है चाय की खेती के लिए मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा की जरूरत होती है। और बात करते हैं कहवा की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयोगी मानी जाती है? तो इसके लिए भी उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयोगी मानी जाती है। कौन सी उष्णकटिबंधीय जलवायु? रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु? इसके लिए भूमध्य रेखीय जलवायु। कौन सी? भूमध्य रेखीय जलवायु, मतलब जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है, भूमध्य रेखा पे ज्यादा वर्षा होती है, तो इस वजह से इसके लिए ये तरह की। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय केवल नहीं, उष्णकटिबंधीय भी है, मानसूनी भी है। ठीक। और गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए मानसूनी जलवायु अच्छी मानी जाती है। कहवा की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु अच्छी मानी जाती है कहवा की। वहीं आपने रबड़ की खेती के बारे में सुना होगा, इसमें मतलब भूमध्य रेखीय जलवायु अच्छी मानी जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए जो किससे लेपित होते हैं बर्तन, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें जो लेपन लगाया जाता है वो टेफ्लॉन का लगाया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि कुछ बर्तनों में कलई भी की जाती है। बर्तनों में कलई करने का में किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं अमोनियम क्लोराइड का। इसमें अमोनियम क्लोराइड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इतना चीजें आप लोग सीखेंगे कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में किससे लेपित होते हैं? तो ये लेपित होते हैं टेफ्लॉन से। और बात करते हैं बर्तनों में कलई किसकी किए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड से कलई किए जाते हैं। कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। कौन सा है? डॉल्फिन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनधारी। कौन सा? ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनधारी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा जलीय जीव कौन सा है? हमारा जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा जलीय जीव भी डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। और इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। और इसी दिन 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस मनाते हैं हम लोग। कौन सा दिवस? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और जो ये डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सूस। ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम भी सूस है। ठीक। इतनी चीजें आप लोग डॉल्फिन से याद रखेंगे। कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। कौन सा? डॉल्फिन। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछ ले तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनधारी। और जलीय जीव कौन सा है सबसे बड़ा? तो डॉल्फिन है सबसे बड़ा जलीय जीव। घोषित कब किया गया? हमारा जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है हमारा जलीय जीव। घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। इसी दिन डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारे डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सूस है।
बात करते हैं दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा। किसके दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा? तो हाइड्रोजन के दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा। क्यों हाइड्रोजन के ही दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा? क्योंकि हाइड्रोजन जलने के बाद जो है वो जलवाष्प बनता है, और हाइड्रोजन को ही क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भविष्य, मतलब भविष्य में इसका प्रयोग किया जाएगा, भविष्य का इसका ईंधन कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सूर्य में गैस कौन कौन सी होती है? तो सूर्य में गैस की बात करें तो इसमें दो गैस होती है। एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है, क्या होता है? हीलियम। सूर्य में ये दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और फिर हीलियम। और हाइड्रोजन कितनी मात्रा में होती है? ये सर्वाधिक मात्रा में होती है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन की एक विशेषता आप लोग और जानते होंगे कि ये सबसे हल्की तत्व है। कौन सी तत्व है ये? सबसे हल्की तत्व। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हल्की तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। तो इसके जो नाम है वो प्रोटियम है। प्रोटियम, जिसे क्या कहा जाता है? 1H1 कहा जाता है। और एक आपका है ड्यूटेरियम, इसे क्या कहा जाता है? 1H2 कहा जाता है। एक है आपका ट्राइटियम, जिसे क्या कहा जाता है? 1H3 कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन के दहन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। सूर्य में गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। इस सूर्य में दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और फिर हीलियम, दो गैसें होती हैं। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सी सूर्य में गैस होती है? वो हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि भविष्य में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने होते हैं? 3। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और फिर ट्राइटियम जो कि 1H3 है। और श्वसन में जो सबसे हल्की तत्व है वो है आपके हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में ये पूछा गया प्रश्न है कि पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था कि प्रकाश की गुणवत्ता, एवं मात्रा पर। तो ये सही है। प्रकाश की गुणवत्ता पे भी निर्भर करता है कि किस मात्रा में उसको कितना, मतलब प्रकाश उस पे पौधे पे सही से पड़ रहा है कि नहीं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और फिर कितने समय तक, कितनी मात्रा में वो पड़ रहा है, ये भी डिपेंड करता है, या फिर अवधि यहाँ पे दिया गया था। अब कुछ पौधे के बारे में बात करते हैं, जैसे फ्लोएम, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न। फ्लोएम के बारे में भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए फ्लोएम क्या काम करता है पौधे में? तो ये आहार वहन का काम करता है। आहार वहन का काम करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या काम करता है? जाइलम तो ये जल का वहन करता है, जल का वहन करने का काम करता है। और वहीं आपसे पूछे कि पौधे द्वारा श्वसन क्रिया क्या कहलाती है? पौधे द्वारा जो भोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। और ये चीजें आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता पर और मात्रा पे पौधे का विकास प्रभावित होता है। फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम पौधे में आहार का वहन करता है। क्या? आहार का एक स्थान से दूसरे स्थान कर ले जाता है। और जाइलम क्या काम करता है? जल का वहन करता है, यानी कि एक स्थान से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पौधों के द्वारा भोजन जो करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो जो औपचारिक राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। और उसके बाद आपसे पूछे कि कब हुआ था, पूछ रहा है, तो ये कब की बात करें तो ये हुआ था 5 जून, पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे, 5 जून 1674 में हुआ था। 5 जून 1674 में हुआ था।
और शिवाजी की उपाधि कौन सी थी? तो छत्रपति की उपाधि थी। शिवाजी की उपाधि कौन सी थी? छत्रपति की उपाधि थी। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु थे कोडदेव। कौन थे? कोडदेव शिवाजी के गुरु थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका क्या नाम था? गुरु रामदास। गुरु रामदास क्या थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और जो शिवाजी की जो मंत्रिमंडल है वो क्या कही जाती है? शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान है। और इसमें जो सबसे बड़ा पद था वो पेशवा का था। पेशवा का जो पद हुआ करता था वो प्रधानमंत्री का होता था। प्रधानमंत्री जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का पद है, उस तरह से पेशवा का पद हुआ करता था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे? रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था ये पूछे तो 5 जून 1674 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1674। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान थी। शिवाजी की जो मंत्रिमंडल थी वो अष्टप्रधान थी। और इसमें जो सर्वाधिक सबसे ऊंचा पद था पेशवा का पद था, और पेशवा प्रधानमंत्री का पद था। गुरु कौन थे? गुरु शिवाजी के कोडदेव थे। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो गुरु रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और उपाधि क्या थी? छत्रपति की उपाधि थी शिवाजी की। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से किसी और जुताई वाले साक्ष्य मिले थे? तो कालीबंगा से किसी के साक्ष्य और जुताई वाले साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कालीबंगा स्थित कहाँ पे है? तो ये आप लोग बताएंगे कि कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। अगर पूछे तो राजस्थान में स्थित है। और बात करते हैं कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? कालीबंगा से, तो कालीबंगा से आपसे पूछे कि जूते हुए खेत कहाँ से मिले थे? जूते हुए खेत कहाँ से मिले थे? तो ये कालीबंगा से मिले थे। और बात करते हैं अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिले? अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो भी कालीबंगा से मिले। और अब बात करते हैं लोथल कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये अपने प्रसिद्ध बंदरगाह के लिए फेमस है। ठीक, बंदरगाह के लिए। तो देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन नस्ल से कृषि व जुताई वाले साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। और राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। लोथल से क्या मिला? ये लोथल गुजरात से है। यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह का एरिया था। यहाँ पे बंदरगाह पत्तन वाला एरिया प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं कौन सा पदार्थ प्रकृति में बहुलक है? तो बहुलक की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक की बात, जैसे ऊन हो गया प्राकृतिक बहुलक है, रेशम हो गया ये सभी प्राकृतिक है, चमड़ा हो गया ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। जबकि रबर किसके बहुलक होते हैं? रबर बहुलक किसके होते हैं? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? और फिर स्टार्च ये किसका बहुलक है? और फिर सेलुलोज ये सभी किसके बहुलक हैं? ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। ग्लूकोज के बहुलक हैं। पॉलीथीन की बात करें, ये किसका बहुलक है? पॉलीथीन बहुलक किसका है? तो ये एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक है। और इसे क्या बोलते हैं? C2H4 बोलते हैं एथिलीन को। बात करते हैं कि पॉलीथीन बात करें ये थर्मोप्लास्टिक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न। रबर बहुलक है किसके? आइसोप्रीन के। रबर आइसोप्रीन के। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज
ये ग्लूकोज के बहुलक है, पॉलीथीन जो बहुलक किसके हैं, ये एथिलीन के बहुलक हैं। राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है, तो राम पे केंद्रित जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत हैं वो रामानंद है। रामानंद है। और ये भक्ति आंदोलन शुरू कहाँ पे किए थे, तो ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में शुरू किए थे। कहाँ पे, उत्तर भारत में शुरू किए थे। और वहीं आपसे पूछे कि रामानंद ये कौन थे, रामानंद ये कबीर के गुरु थे। कौन थे, कबीर के गुरु भी थे रामानंद। कबीर के गुरु थे। और बात करते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो सर्वप्रथम शुरू किसने किया। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम शुरू किसने की भक्ति आंदोलन, तो आप लोग बताएंगे कि अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू की। किसने, अलवर संतों ने क्या किया, भक्ति आंदोलन शुरू की। और वहीं आपसे पूछे कि पंजाब में शुरू किसने की, पंजाब में, तो वो पंजाब में शुरू किए थे गुरु नानक। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने किए थे। पंजाब में शुरू गुरु नानक ने किया। अगर आपसे पूछे कि असम में शुरू किसने किया, तो शंकर देव ने किया था असम में शुरू। कौन, शंकर देव ने। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, रामानंद थे राम पे केंद्रित भक्ति आंदोलन के गुरु। और शुरू कहाँ पे किए, ये उत्तर भारत में। जो रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था वो उत्तर भारत में। और रामानंद कबीर के गुरु भी थे। और सर्वप्रथम जो था शुरू किसने किया था, तो अलवर संतों ने सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का शुरू किया। पंजाब में किसने शुरू किया, गुजरात गुरु नानक ने। असम में भक्ति आंदोलन का शुरुआत गुरु शंकर देव ने किया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थापित कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान वो करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, करनाल हरियाणा में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, इसका संबंध किससे है, तो अगर ये पूछे तो इसका संबंध किससे, दूध से इसका संबंध है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, कौन सी बैक्टीरिया होती है, दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया कौन है, तो ये है आपका लैक्टोबैसिलस। कौन सी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने वाली जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस है। और दूध में कौन सी, अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, दूध में एंजाइम कौन सी पाई जाती है, तो रेनिन एंजाइम दूध में पाई जाती है। और दूध में अम्ल कौन सी पाई जाती है, तो लैक्टिक अम्ल पाई जाती है दूध में। कौन सी, लैक्टिक अम्ल होती है दूध में। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे, वो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में डेयरी अनुसंधान है। और दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया कौन सी है, लैक्टोबैसिलस है। और दूध में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो रेनिन एंजाइम पाई जाती है दूध में। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से, अम्ल कौन सी है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाती है। बात करते हैं भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन सा, तो भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था। कौन, बाबर था। और वहीं आपसे मुगल वंश के बारे में बात करते हैं, मुगल वंश के बारे में बात करते हैं। तो मुगल वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना। और वहीं आपसे पूछे कि बाबरनामा किसने लिखा था, बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबरनामा के लेखक भी बाबर ही थे, बाबरनामा। और इसे किस भाषा में लिखा था, इसने तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में, और बाबरनामा का आपसे पूछे कि अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम ने इसका अनुवाद किया था। किसने, अब्दुल रहीम ने इसका अनुवाद किया था। अगर आपसे पूछे कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर पूछे इसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो काबुल में इसकी मकबरा बना हुआ था। कहाँ पे, काबुल में। और बाबर की पुत्री का क्या नाम था, तो गुलबदन बेगम था। गुलबदन बेगम था बाबर की पुत्री का नाम। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर था। और मुगल वंश के बारे में बात करें, स्थापना किसने किया, बाबर ने किया। और
इसका नाम क्या था? बाबर। तुर्की भाषा में बाबर नामक किसने लिखा? बाबर। तुर्की भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम ने किया इसका अनुवाद। और मृत्यु कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। मकबरा पूछे कहाँ पे बना हुआ है? काबुल में। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री का नाम था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो मतलब सर्व शिक्षा अभियान में भाग लेने के पात्र हैं। और बात करते हैं इस सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू किया था। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो इसके लिए 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, ये हुआ था। ठीक। और शिक्षा को मूल अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? शिक्षा को मूल अधिकार किस अनुच्छेद में बनाया गया? किस अनुच्छेद में रखा गया? शिक्षा मूल अधिकार है। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और शिक्षा को पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। और इसे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसके लिए किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान देंगे। कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के पात्र हैं। शुरू कब हुआ था? 2001 में हुआ था। संशोधन इसके लिए किया गया था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद नंबर 21 के ए में रखा गया। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बनाया गया। बॉम्बे, मद्रास एवं कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो ये इसके लिए ध्यान रखेंगे 1861 का एक्ट था। इसके तहत बॉम्बे और हाईकोर्ट की स्थापना हुई। बॉम्बे और कोलकाता हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में। हाईकोर्ट जो मतलब एक्ट था 1861 का था, लेकिन स्थापना 1862 में थी। कुछ राज्यों के हाईकोर्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कुछ राज्यों के हाईकोर्ट के बारे में देख लेते हैं, जैसे राजस्थान पूछता है कि इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान का जो हाईकोर्ट है जोधपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आपसे पूछे कि कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है। और वहीं आपसे पूछे कि केरल हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? केरल हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में है। केरल हाईकोर्ट कहाँ पे? एर्नाकुलम में है केरल हाईकोर्ट। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे है? ये आप लोग बताएंगे। तो उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में है। कहाँ पे? कटक में उड़ीसा का हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? हाईकोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना किस एक्ट के? 1861 के एक्ट से। और स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? कटक में। और केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? एर्नाकुलम में। हाईकोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य में थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो थी वो शिवाजी के समय में थी। और मतलब शिवाजी की छापामार जो रणनीति है, और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी यूपी पेट की पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी की थी। और छापामारी रणनीति किसकी थी? ये भी किसकी थी? शिवाजी की। शिवाजी की रणनीति कैसी थी? ये छापामार रणनीति थी। और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है शिवाजी की रणनीति के बारे में। और इसे क्या कहा जाता है? इस रणनीति को इसे गोरिल्ला नीति भी कहा जाता है। इसे गोरिल्ला नीति भी कहा जाता है रणनीति को। ठीक। और बात करते हैं तुकाराम किसके समकालीन थे? संत तुकाराम ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे किसके? शिवाजी के। किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और वहीं आपसे पूछे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक ये
मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में थी? तो शिवाजी के राज्य में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। छापा मारे जो रणनीति थे वो शिवाजी के समय में थी। इसे क्या कहा जाता है? इसे गुरिल्ला रणनीति कहा जाता है। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है, तुकाराम समकालीन किसके थे? शिवाजी के समकालीन थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया? शिवाजी ने ही किया था। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तो ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। क्षेत्राधिकार के बारे में यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। क्षेत्राधिकार कैसे हैं? इसके मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये यूपी पेट में नहीं पूछा गया, सॉरी, यूपी पेट का ये प्रश्न नहीं है। अपीली और फिर परामर्श संबंधित इसके पास क्षेत्राधिकार है। और भी क्षेत्राधिकार है, लेकिन मूल रूप से मूल क्षेत्राधिकार कैसा है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, 21 आर्टिकल के तहत हुई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट का गठन ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 124 में। कितने? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। और पहले न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये भी ध्यान रखेंगे। तो हीरालाल जे कानिया थे, या फिर हीरालाल जे कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में जो कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 33+1 की व्यवस्था वर्तमान समय में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट का गठन 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 124 में। पहले न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो पहले जो न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों की व्यवस्था है, 33 एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एनी बेसेंट की अध्यक्षता कब की? कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें क्या की थी? कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। ठीक, और वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग के बारे में। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है कि यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न कि होम रूल लीग में की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और बात करते हैं, ये यूपी पेट का प्रश्न है, ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1916 की जो थी, 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया, 1916 में हुआ। और किसने किया? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, एनी बेसेंट और फिर बाल गंगाधर तिलक ने। बात करते हैं एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था, इसकी जो स्थापना है वो मद्रास में हुई थी। और पुणे में जो बाल गंगाधर तिलक वाला था, इसकी स्थापना हुई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रतिपादन। और एनी बेसेंट निवासी कहाँ की थी? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। कहाँ की? ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु मद्रास में हुई थी। तो ये एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। होम रूल लीग के बारे में स्थापना कब हुई थी? 1916 में। एक एनी बेसेंट भी स्थापना करती हैं, बाल गंगाधर तिलक ने। दो लोगों ने इसका अलग अलग जगहों पे स्थापना किया था होम रूल लीग की। जो एनी बेसेंट थी वो स्थापना की थी मद्रास में होम रूल लीग की, और बाल गंगाधर तिलक पुणे में इसकी स्थापना की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका के बारे में बात करें, एनी बेसेंट ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये एनी बेसेंट निवासी कहाँ की थी? ये ब्रिटेन की रहने वाली थी, लेकिन इनकी मृत्यु वो मद्रास में भारत में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन ये जो है डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को और इस समय जो गवर्नर था भारत में, इस समय शासन किसका था ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय कर्जन का शासन था। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुई थी और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन इसके विरोध में चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन का पूछा जाता है शीर्षक गीत कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा था? वंदे मातरम था स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था, तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। किसके द्वारा? हार्डिंग सेकंड के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। इस समय शासन किसका था? कर्जन का था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। और स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। डेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं इसका शीर्षक गीत कौन सा था? वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। और ये रद्द कब हुआ था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा स्वदेशी आंदोलन रद्द किया गया था। स्वदेशी आंदोलन नहीं कि स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का जो संबंध है पीके मित्रा से है। पीके मित्रा। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और बात करते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। तो इसकी स्थापना कभी थी? 1902 में हुई थी। और क्या था ये? एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। और कुछ क्रांतिकारी संगठन हमारे पास में है, जैसे अभिनव भारत हो गया। अभिनव भारत ये आपसे पूछ ले कि क्या थी, ये भी क्रांतिकारी संगठन थी। 1904 में स्थापना हुई थी। और ये मित्र मेला ये भी एक क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। और बात करते हैं एक था फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी पेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अनुशीलन समिति का संबंध किससे? पीके मित्रा से है। अनुशीलन समिति का संबंध किससे? पीके मित्रा। स्थापना कभी थी? 1902 में इसकी स्थापना थी। ये क्या थी? ये क्रांतिकारी संगठन। हमारे पास भी कुछ क्रांतिकारी संगठन जैसे अभिनव भारत, ये 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। पीके मित्रा, पीके जो मेला था, ये मित्रा मेला था, सॉरी मित्र मेला, ये क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी क्या थी? एक क्रांतिकारी। 1939 में इसकी स्थापना हुई और सुभाष चंद्र बोस ने किया। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या था? तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से आते हैं? तो प्राथमिक श्रृंखला में जो थे शाकाहारी लोग आते हैं। शाकाहारी में जो भी थे वो प्राथमिक श्रृंखला में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? द्वितीय क्षेत्र नहीं, द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं या फिर द्वितीय श्रृंखला में कौन से लोग आते हैं? तो द्वितीय श्रृंखला में मांसाहारी लोग आते हैं। द्वितीय श्रृंखला में मांसाहारी, प्राथमिक श्रृंखला में शाकाहारी लोग आते हैं। तो मानव क्या है? मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। इस वजह से ये पहले और दूसरे में दोनों में आएगा। ठीक, वहीं आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भी शाकाहारी भी थे। इसमें शाकाहारी भी कुछ लोग थे और फिर मांसाहारी भी थे। तो आप लोग केवल मांसाहारी नहीं लगाएंगे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी हैं। अगर आपसे पूछे कि शाकाहारी जनजाति कौन सी थी, शाकाहारी किसी जनजाति का नाम बताइए, तो एकमात्र जनजाति जो थी आपके सेमांग जनजाति, ये कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया में। ये एक शाकाहारी जनजाति है। शाकाहारी जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, सेमांग जनजाति। ठीक, बात करते हैं खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों श्रृंखलाओं में आते हैं। प्राथमिक श्रृंखलाओं में शाकाहारी लोग आते हैं, द्वितीय श्रृंखलाओं में मांसाहारी लोग आते हैं। और मनुष्य जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, इस वजह से ये दोनों में आएगा। शाकाहारी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो सेमांग जनजाति है। शाकाहारी मलेशिया में पाई जाती है। सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थी। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे। कांग्रेस के गर्म दल के नेता कौन थे?
तो गरम दल के नेता 3 लोग थे, लाला लाजपत राय, और फिर आपके एक थे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और एक आपके थे बाल गंगाधर तिलक। ये आपके गरम दल के 3 नेता थे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये गरम दल के नेता थे। अगर वहीं आपसे पूछे कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी। इसमें कांग्रेस का जो है विभाजन कितने पार्टों में होता? विभाजन जो है वो गरम दल और फिर नरम दल में हो गई थी। किसमें? गरम दल और फिर नरम दल में हो गई थी। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कांग्रेस के गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, आप लोग टोटल याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, जिसे क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल कहा जाता है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसमें जो है भारत वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और फिर नरम दल में। बात करते हैं चांदी का टांका और जारी किसने किया था? तो चांदी का टांका जो जारी करने वाला था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था चांदी का टांका। और इसने तांबे का जीतल भी जारी किया था। तांबे का जीतल भी किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो वो आपके इल्तुतमिश ने चलवाया था। कौन? इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे। और वहीं आपसे पूछे कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था सर्वप्रथम? तो तुर्कान चैलगानी का निर्माण भी आपके इल्तुतमिश ने किया। और चालीसा दल का नष्ट किसने किया? इसको नष्ट किसने किया था चालीसा दल को? तो बलबन ने क्या किया था? चालीसा दल को समाप्त किया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इकता प्रथा किसने शुरू की थी? इकता प्रथा तो वो भी आपके इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के पिता थे, इल्तुतमिश ने किया है। और फिर ध्यान रखेंगे मकबरा निर्माण शैली का जो शुरुआत है, मकबरा निर्माण शैली ये किसने शुरू किए थे? तो ये भी आपके इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि चांदी का टंका जारी किसने किया? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया। तांबे का जीतल भी किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश ने जारी किए। चालीसा दल का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। चालीसा दल का नष्ट किसने किया? बलबन ने किया। एकता प्रथा शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने किया। मकबरा निर्माण शैली का शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही करा था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। आप लोग खूब पढ़िए, खूब अच्छे से अपना पेट का तैयारी करिए और फिर खुश रहिए। ठीक, बढ़ते हैं, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।